हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो कि जून 2023 की आ चुकी है। तो उसकी कल पहली क्लास आ चुकी थी जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेगमेंट को कंप्लीट किया था। और आज हम इसकी सेकंड क्लास पढ़ेंगे जिसमें पॉलिटी से बचे हुए जो छोटे छोटे संक्षिप्त सुर्खियाँ होती हैं, जहाँ से प्रीलिम्स में एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको आज हम कवर करेंगे। और फिर कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। और इसी तरीके से ये डेली बेसिस पे आपकी हर महीने की करंट अफेयर्स की क्लासेस पे कराई जाती है हिंदी मीडियम की, जो कि पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। सबसे बेस्ट तरीके से यही मिलेगी। मई 2023 की ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दी है। 1 से 2 दिन की क्लास बची हुई है उस पर, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं, बाकी हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस 2024 बीपीएससी 69वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र और टॉपर्स के नोट्स की जो क्लासेस हैं वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा। और एक और जानकारी दे दूं कि यूपीएससी 2024 के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विजन आईएएस की हम लोग मंथली वो जो टेस्ट सीरीज आती है उसके टेस्ट सीरीज को भी हम लोग शुरू करने वाले हैं 1 से 2 दिन में, जो हफ्ते में 2 से 3 दिन कराई जाएगी। और उस पर डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, ताकि जो भी और क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो अच्छे हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की क्लास को। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास को लेकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम लोगों ने पहला सेगमेंट कवर कर लिया था। जो ये सारे टॉपिक्स थे, ये सभी चीज़ें संसद वगैरह ये सब पढ़ लिया था, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सभी चीज़ों को। और आज हम इसमें पढ़ेंगे संक्षिप्त सुर्खियाँ दोस्तों, जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको लेकर आज हम शुरू करेंगे। और आज की क्लास में पॉलिटी वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेगमेंट इंटरनेशनल रिलेशन शुरू होगा। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा अफर्मेटिव एक्शन। देखिए, अफर्मेटिव एक्शन आपने ये जो वर्ड सुना होगा, ये यूएसए में प्रयोग होता है। अर्थात कुछ वंचित लोगों को, कुछ अश्वेत लोगों को सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा, जिसको भारत में रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है, आरक्षण के नाम से जाना जाता है। तो क्यों ये चर्चा में है और क्यों ये हम इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो इससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यूएसए के द्वारा, जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज में प्रवेश के लिए नस्ल आधारित अफर्मेटिव एक्शन को सीमित कर दिया है। कहने का मतलब हो गया कि जो नस्ल आधारित था, जैसे कि महिलाओं को, जो वंचित महिलाएं थी या अश्वेत लोग थे, इनको जो है कि अफर्मेटिव एक्शन जो रिजर्वेशन मिलता था यूएसए में कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, तो वहाँ पर इसको सीमित कर दिया गया। तो अब ये भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या होता है अफर्मेटिव एक्शन, हम इसको पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे कि किस कॉलेज में किया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अफर्मेटिव एक्शन का जो मतलब होता है सकारात्मक कार्रवाई या पक्षपात करना। किन लोगों के पास साथ पक्षपात किया जाएगा? जो सक्षम लोग हैं, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती है, उनके साथ पक्षपात किया जाता है। और ये सहायता या सहयोग सरकार के द्वारा या यूएसए के द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो समाज में ऐतिहासिक रूप से वंचित हैं या मार्जिनलाइज सोसाइटी है, जिसके पास अपने आप को आत्मनिर्भर या मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कोई सहयोग नहीं होता है। तो सरकार के सहयोग से उन्हें लाया जाता है। जैसे कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप से निपटने के लिए उपयोग में लाया गया था। तो ये एक तरीके से सकारात्मक कार्रवाई थी। जैसे वहाँ पे हायर एजुकेशन में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित कहा गया है कि अश्वेत लोग, हिस्पैनिक लोग तथा अन्य अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का जो संख्या थी, प्रतिनिधित्व था, रिजर्वेशन का जो मात्रा थी, उसको कंटेम्प्ट कर दिया गया, यानी कि सीमित कर दिया गया है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अर्थात कि मान लीजिए कि 100 में से अगर 40 सीटें रिजर्व रखी गई हों अफर्मेटिव एक्शन के रूप में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे घटा के 100 में से 20 कर दिया, 18 कर दिया। जो एक चर्चा का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और भारत में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो भारत में हम इस चीज़ को आरक्षण के रूप में जानते हैं, जो अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण होता है। भारत में भी आरक्षण किसे मिलता है? वंचित समूहों को मिलता है, जो ऐतिहासिक रूप से वंचित हैं, जैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग, एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। इन लोगों को स्पेशली एजुकेशन में, नौकरियों में और सरकारी योजनाओं में, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाता है। जैसे एससी एसटी का रिजर्वेशन अगर आप देखेंगे कि लोकसभा में इस समय 84 सीटें हैं एससी के लिए और
साथ ही साथ एसटी के लिए जो सीटें हैं वो 47 हैं। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन भी बढ़ाया जा रहा है। फीमेल्स रिजर्वेशन की बात की जा रही है 33% को लेके, जबकि पंचायती राज संस्थाओं में तो दिया गया संवैधानिक रूप से। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स है या छात्रवृत्ति है तो उसमें भी प्रेफर किया जाता है कि हम ऐसे ऐतिहासिक रूप से वंचित लोगों को सहयोग कर सकें। तो यही भारत में अफर्मेटिव एक्शन आरक्षण के रूप में जाना जाता है। अब जरा भारत और यूएसए की कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत में मुख्य रूप से एससी और एसटी के उत्थान के लिए या समाज के जो निम्न वर्ग होते हैं उनके उत्थान के लिए दिया जाता है, जबकि यूएसए में भी क्या होता है कि ऐतिहासिक रूप से जो नस्ल, लिंग, लैंगिक रुझान, दिव्यांगता के आधार पर जिनके साथ भेदभाव किया जाए। दूसरी बात अगर हम करें भारत में इसके सेंस लगाएं तो आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में इसे शामिल किया गया है और नियोजन अर्थात कि प्लानिंग यानी नौकरी, शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए अधिकतम 50% आरक्षण की बात की गई थी इंदिरा साहनी जो निर्णय आया था 1992 में। और अब इकोनॉमिकली आधार पे 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा भी दिया जाता है भारत में। जो पिछड़े लोग हैं, जो सवर्ण जातियों में जो पिछड़े लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। और इसी तरीके से यूएसए में इसको 1964 के सिविल राइट्स एक्ट के तहत इसको शामिल किया गया था, जो अलग अलग राज्यों और संस्थानों में इसे विधिक तरीके से लागू किया जाता है। तो यही जो है कि अफर्मेटिव एक्शन होता है जो भारत में आरक्षण के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट है राज्यपाल की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ गवर्नेंस या गवर्नर्स पावर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा हर बार यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में, आरओ में, यूपीएससी में, प्रीलिम्स में तो यहाँ से प्रश्न सीधा रहता है, कभी कभी मेंस में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो क्या है टॉपिक, क्यों चर्चा में रहा ये गवर्नर की पावर। जनरली तो हम लोग देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में दिल्ली को लेके बहुत विवाद बना रहता है, लेकिन यहाँ गवर्नर की बात हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु के राज्यपाल ने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने के राज्य सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो मंत्रियों का चयन होता है यानी नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पे। उनके विभागों का फेरबदल भी मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल ही करता है। तो इस बार क्या किया गया, राज्य सरकार ने जब अनुरोध किया कि कुछ लोगों के विभागों को बदला जाए, कुछ नए लोगों को जो है कि विभाग दिए जाए, तो राज्यपाल ने इस कार्य को करने से इनकार कर दिया, अर्थात उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। तो आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। तो यही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आखिर राज्यपाल ने अपनी शक्ति का प्रयोग ये कैसे किया। ठीक है, तो वैसे तो संविधान में दिया गया है, हालांकि कई राज्यों की शिकायत भी रहती है कि राज्यपाल जो है कि उनकी जो कार्रवाइयाँ होती है राज्यपाल की वो प्रशासन में हस्तक्षेप जैसी होती हैं, जिससे संघवाद की अवधारणा बिगड़ जाती है। संघवाद का मतलब होता है जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए, जबकि असल में जो राज्यपाल होता है वो सेंटर का एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है अर्थात राष्ट्रपति करते हैं, और जो राष्ट्रपति करते हैं वो भी प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के जो अनुमोदन होते हैं या उन्हीं के आधार पे करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो राज्यपाल हमेशा सरकार के लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं और राज्य सरकार में हस्तक्षेप करते हैं, जो कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संघवाद की प्रक्रिया होती है दोस्तों उसके खिलाफ होता है। तो वैसे देखा जाए तो किसी भी राज्य का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है, और वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, लेकिन उसके पास कुछ शक्तियां भी होती हैं, जैसे कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति का मतलब होता है किसी की नियुक्ति करने से, और नियुक्ति मुख्य रूप से वो मुख्यमंत्रियों की करता है और उनकी मंत्रिपरिषद की, अर्थात अन्य मंत्रियों की जो मुख्यमंत्री के सलाह पे करता है। तो नियुक्ति करने का जो कार्य होता है वही प्रमुख होता है। दूसरा न्यायिक शक्ति। न्यायिक का मतलब होता है सजाओं के संबंध में क्षमा करना, जैसे क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, इस तरीके की शक्तियों का प्रयोग भी राज्यपाल करता है। वहीं विधायी शक्ति का मतलब होता है कुछ बिल को पारित करना, अर्थात राज्य सरकार के द्वारा जब कोई विधेयक पारित किया जाता है और राज्य सरकार की जब उस पर मुहर लगती है और साथ ही साथ राज्यपाल के अंतिम रूप से जब उस पर साइन हो जाते हैं, सहमति मिल जाती है, तब वो राज्य के कानून का रूप ले लेता है। अदरवाइज राज्यपाल क्या करता है, अध्यादेश भी जारी करता है, और अध्यादेश के लिए आर्टिकल 213 का वो प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपात की स्थिति में भी वो करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के कहने पे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। तो जैसे राज्यपाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, क्योंकि वो पक्षपातपूर्ण बनाती है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में होते हैं, इसलिए कभी कभी देखेंगे आप कि जिन राज्यों में
केंद्र सरकार की समान राज्य सरकार नहीं होती है। जैसे मान लीजिए वर्तमान में केंद्र सरकार आपकी बीजेपी की है और राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार अपने राज्यपालों के माध्यम से राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करते रहेंगे, अर्थात शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। जबकि वहीं आप यूपी में देखिए, एमपी में देखिए, यहाँ पे योगी सरकार या शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ के राज्यपाल एकदम शांतिपूर्ण प्रक्रिया से अपने महलों में ऐशो आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्योंकि बीजेपी की केंद्र सरकार है, बीजेपी की राज्य सरकार है, इसीलिए यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करते हैं ये। तो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती है राजनीतिक पृष्ठभूमि। वहीं आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल द्वारा जो राज्य विधायिका के द्वारा जो पारित कानून होते हैं, उन्हें बार बार राष्ट्रपति के विचार के लिए रख दिया जाता है। और सामान्यतः ऐसा होता है कि केंद्र सरकार का ही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर भी देखने को मिलता है। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की तरफ से चुनी गई कैंडिडेट थी, जबकि यशवंत सिन्हा हार जाते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट। तो जब द्रौपदी मुर्मू खुद प्रधानमंत्री यानी थर्ड भारत की केंद्र सरकार के मतलब पक्ष की हैं, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि राज्यपाल बार बार राज्य सरकार के कानूनों को केवल आर्टिकल 200 का प्रयोग करके क्या करता है, राष्ट्रपति के पास छोड़ देता है। और राष्ट्रपति के ऊपर यह कोई बाध्यता नहीं है कि वो 2 महीने 3 महीने में अपना निर्णय दे। इस तरीके से राज्य सरकार के कुछ जरूरी बिलों को भी राज्यपाल क्या करता है, आवश्यक बिल को भी राज्यपाल अड़चन डालता है या उसे जो है कि बाधा पैदा करता है। साथ ही साथ कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार के लिए जरूरी होते हैं, राज्य की जनता के लिए जरूरी होते हैं, नीतिगत फैसले होते हैं, उन पे भी बार बार अपनी सहमति देने में देरी करता है। तो ये जो राज्यपाल जो है शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए भी ये चर्चा में रहते हैं। और इसी वजह से आप देखें कि इससे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं राज्यपाल के लिए। और राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में बेहतर संबंध बनाने के लिए कुछ कमेटी गठित की गई थी, जैसे राजमन्नार कमेटी थी, पुंछी आयोग कमेटी, जो कि पुंछी आयोग की अगर हम बात करें तो ये 2007 में गठित की गई थी। सरकारिया आयोग की बात करें तो ये आई थिंक 1984 में गठित की गई थी। और राजमन्नार तमिलनाडु सरकार के द्वारा ही गठित की गई थी, 1972 के आसपास थी। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वेंकट चलैया आयोग, तो ऐसे बहुत सारे जो है कि कमेटीज़ आई हैं, आयोग आए हैं, जिन्होंने राज्य सरकार और राज्यपालों के बीच में संबंध को बेहतर रखने की सिफारिश की है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सीबीआई। सीबीआई का भी आजकल बहुत डर बैठा रखा है केंद्र सरकार के द्वारा। सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होते हैं, यानी ईडी जो भ्रष्टाचार की जांच करती है, सीबीआई कुछ आपराधिक कृत्यों की जांच करती है। तो कहा भी जाता है कि सीबीआई केंद्र सरकार के क्या है, एक पिंजड़े बंद तोता है, अर्थात पिंजड़े में बंद करके रखा जाता है केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई को, कि जब इसका चाहेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे विरोधी पार्टियों के लिए, विपक्षी दलों के लिए, या कुछ ऐसे सदस्यों के लिए जो केंद्र सरकार को प्रॉब्लम दे रहे हों। तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आया है यहाँ पे कि इसकी सामान्य सहमति क्या होती है। जैसे यहाँ पे भी तमिलनाडु सरकार ही चर्चा में है कि तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, राज्य के मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया। तमिलनाडु सरकार ने पहले सीबीआई को एक सहमति दे रखी थी कि आपको जब आवश्यक लगे तब आप राज्य के मामलों की जांच कर सकते हो। सामान्यतः सीबीआई 2 तरीके से प्रवेश करती है, एक तो कोर्ट के आदेश पे प्रवेश करती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तब किसी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, जब कोई राज्य अपनी सहमति देता है कि ठीक है आप हमारे आंतरिक मामलों में जांच कर सकते हो, तभी आप प्रवेश कर सकते हो भारत में, मतलब हमारे राज्यों में। जैसे ममता बनर्जी जी ने अपनी जो है कि सहमति वापस ले ली, तो पश्चिम बंगाल में कितना भी आपराधिक काम हुआ लेकिन सीबीआई एंट्री नहीं कर पाई, वहाँ पर उस मामले की जाँच नहीं कर पाई। भले वो अलग बात थी कि आरोप सही थे या गलत थे, हम उस पर बात नहीं करेंगे, केवल हम ये दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि सीबीआई कैसे काम करती है। और सीबीआई को जो शक्ति मिलती है दोस्तों, सीबीआई को जो शक्ति मिलती है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये प्रीलिम्स का प्रश्न याद रखिएगा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी ये शक्तियाँ प्राप्त करता है। यानी यह एक औपनिवेशिक कानून है 1946, इसके तहत सीबीआई को शक्ति प्राप्त होती है। और सीबीआई को किसी भी राज्य में जाँच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से एक पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, जिसको हम लोग जनरल कंसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल कंसेंट कहते हैं। अब यहाँ पे सहमति से संबंधित कुछ विवाद हैं। अपवाद क्या है? अपवाद ध्यान दीजिएगा, जो लागू होते हैं उसी विशेष परिस्थिति में। जैसे
अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई को एक अधिकार दिया जाता है कि पर्टिकुलर मामले में या किसी निश्चित मामले में इस राज्य में जांच करने का अधिकार है, तो वहाँ पे सहमति मिली हो राज्य सरकार से या ना मिली हो, फिर भी सीबीआई वहाँ पे जांच कर सकती है। किस आधार पे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अगर सहमति दे दी तो राज्य की सहमति के बिना भी सीबीआई को देश में कहीं भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है। वहीं यह उन मामलों में जहां कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वहां जांच के लिए कोई सामान्य सहमति की प्रावधान लागू नहीं होता है। ये प्रीलिम्स में दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं। सीबीआई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन होगा सीबीआई अपनी शक्ति 1946 के अधिनियम से लेता है। दूसरा कथन होगा कि सीबीआई राज्य की बिना सहमति के भी जा सकता है बशर्ते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश हो। तीसरा, सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं और यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न आपके बना लेती है। आगे देखते हैं। आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ, कैसे कर्मचारी जो केंद्र सरकार के होते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों का मामला राज्य सरकार खुद देख लेती है, लेकिन जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच के लिए सीबीआई को मदद करने के लिए एक सामान्य सहमति देते हैं, जो वास्तव में एक स्वतः सहमति होती है। कुछ राज्यों ने सीबीआई को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली, जैसे पश्चिम बंगाल में ले ली गई, मिजोरम में ले ली गई, पंजाब में ले ली गई है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं और अब जो है कि तमिलनाडु भी इसी लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो यही बस एक छोटा सा मुद्दा था सीबीआई की सामान्य सहमति, और आपने इस टॉपिक से समझा प्रीलिम्स से संबंधित कि सीबीआई की कार्यप्रणाली क्या होती है, सीबीआई की शक्तियाँ क्या हैं, सीबीआई से संबंधित अपवाद क्या है और कौन से राज्य इसमें अब शामिल हो चुके हैं सामान्य सहमति से बाहर रहने वाले। अब अगला एक और टॉपिक आता है पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी। यहाँ आप समझेंगे कि डीजीपी की नियुक्ति कैसे होती है और वर्तमान में क्या प्रक्रिया है डीजीपी की नियुक्ति से, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए समझते हैं इसमें कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से संबंधित क्या बातें हैं। तो सबसे पहले पंजाब चर्चा में आया हुआ है, क्योंकि पंजाब की विधानसभा ने एक संशोधन विधेयक लाया पुलिस से संबंधित, जो 2023 में पारित किया गया। इसमें क्या था कि अब जो डीजीपी की संशोधन की प्रक्रिया थी उसमें चेंजेस कर दिया गया। कहीं ना कहीं राज्य सरकार अब स्वयं द्वारा जो है कि उसकी नियुक्ति किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो बात आती है कि अभी फिर कौन कर रहा है भाई, अभी कौन कर रहा है। अगर हम अभी की बात करेंगे तो पहले हम इसको देखते हैं नीचे के पॉइंट में कि वर्तमान प्रक्रिया क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 के मामले में कहा गया था पुलिस सुधारों पर दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। डीजीपी पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से पैनल में शामिल किए गए 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से ही राज्य सरकार द्वारा डीजीपी पद के लिए चयन किया जाता था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 3 वरिष्ठतम अधिकारियों की जो लिस्ट दी जाती थी वो कौन देता था, वो यूपीएससी पैनल देता था। अभी हम यूपीएससी पैनल पर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास अपने पसंद का जो है कि डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार नहीं था। यूपीएससी पैनल के द्वारा 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम दे दिए जाते तो उन्हीं में से किसी एक का प्रमोशन किया जाता था और उन्हीं में से ही यहाँ लिखा है कि मान लीजिए पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिश करने के बाद सूची जो मिलती थी उसके बाद यूपीएससी इस सूची में से 3 अधिकारियों के नामों को शॉर्ट लिस्टेड करती थी और राज्य सरकार इन्हीं 3 नामों में से एक का चयन कर लेती थी और कहीं ना कहीं डीजीपी के पद पर जो है कि प्रमोट कर देती थी। तो आप समझेंगे कि जो वर्तमान की प्रणाली है उसमें यूपीएससी का रोल बहुत अधिक था। यूपीएससी के साथ पुलिस स्थापना बोर्ड का रोल बहुत अधिक था, जो कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की शक्तियों को सीमित कर रहा था। तो राज्य सरकार ने क्या किया, पंजाब सरकार ने एक संशोधन अधिनियम लाया और जिसके साथ कहा कि अब जो है कि राज्य सरकार स्वयं अपनी मर्जी का डीजीपी नियुक्त करेगी। यह तर्क दिया क्योंकि लोक व्यवस्था और पुलिस संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। तो जब पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय है तो पुलिस व्यवस्था पे यूपीएससी जो कि केंद्रीय संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वो डीजीपी के पद पर निर्णय कैसे ले सकती है। जो राज्य का विषय है उस पर तो राज्य निर्णय लेगा, और जो कि वर्तमान में स्टेट लिस्ट में 61 विषय हैं जिसमें से लोक व्यवस्था और पुलिस भी है। इसीलिए इन्होंने कहा कि अब हमारे यहाँ डीजीपी की नियुक्ति जो है कि राज्य सरकार करेगी, न कि यूपीएससी का एक पैनल। और इससे पहले क्या होता था कि जो पंजाब पुलिस अधिनियम 2007 था उसमें संशोधन कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले जो अधिनियम था 2007 वाला उसमें डीजीपी के पद पर नियुक्त होने के लिए यूपीएससी द्वारा तैयार किए गए पैनल में से चुनने की
आवश्यकता रहती थी हमेशा। राज्य सरकार के पास केवल यही बाध्यता होती थी कि आपको जो यूपीएससी के द्वारा दिया गया है पैनल, उसी में से आपको एक को चुनना है। लेकिन अब इस बाध्यता को समाप्त करके इन्होंने क्या कर दिया, कह दिया कि भाई ये राज्य सूची का मामला है, और राज्य सूची में क्या होगा, स्टेट की पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है कि वो किसी को भी डीजीपी के पद पे नियुक्त कर सकते हैं। तो बस इतनी सी बात थी जिसको इन्होंने क्लियर कर दिया है, और मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में कैसे नियुक्त होता है, ये भी प्रक्रिया बता दी। अब एक और टॉपिक है छोटा सा, जस्टिस क्लॉक। क्या है ये जस्टिस क्लॉक? तो क्या होता है इसको समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने इसको देखा था कि गुजरात हाईकोर्ट में सबसे पहले लगाई गई थी। ये हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था लास्ट ईयर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है जो कि उच्च न्यायालयों के न्यायालय परिसर में स्थापित की जाएगी, और सबसे पहले ये गुजरात हाई कोर्ट में थी। हालांकि अब पूरे भारत के हाई कोर्ट जो 24 से 25 हाई कोर्ट हैं, उन सभी में स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। होता क्या है इसमें कि न्यायालय से संबंधित प्रमुख मापदंडों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, और रेलवे स्टेशन पे हर तरीके की ट्रेनों की लिस्ट होती है, नंबर होते हैं, आने जाने का रूट होता है, उनकी टाइमिंग होती है, लोकेशन होती है कि कहाँ पे कौन सी ट्रेन पहुँची, कितनी देर में आ रही है। तो सेम उसी तरीके से हाईकोर्ट से संबंधित जो भी कार्यप्रणाली होती है, जो उसके नियम होते हैं, उन सभी चीज़ों को डिस्प्ले किया जाएगा हाईकोर्ट के परिसर में, ताकि आम पब्लिक भी उसे देख सके, और यह न्यायालय से संबंधित डेटा के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान करके लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करेगी। अब पता चला कि किसी वकील ने कहा कि आपका केस नंबर 27 रूम नंबर में है। केस नंबर जो है आपका, जो भी केस नंबर हो, वो रूम नंबर 27 में ये एडवोकेट साहब या ये जज साहब सुनेंगे। तो आपको उसकी भी जानकारी वहाँ पे मिलती रहेगी, डेटा कलेक्ट होता रहेगा कि इस हाईकोर्ट में कितने मामले आपराधिक चल रहे हैं, कितने मामले दीवानी चल रहे हैं, कितने मामले संपत्ति के हैं, कितने मामले तलाक के हैं, कितने मामले मर्डर के हैं। वो सारी जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। तो कह सकते हो एक तरीके से एक ऐसा डिजिटल बोर्ड रहेगा साइंस सिस्टम के रूप में, जहाँ पर पूरी की पूरी हाईकोर्ट की जानकारी मिलती रहेगी उसी राज्य की। अब हम देखते हैं अगला एक पॉइंट हमारा, न्याय विकास पोर्टल। क्या है ये? एनवीपी यानी न्याय विकास पोर्टल, जो कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने न्याय विकास पोर्टल को डेवलप किया है। इसके द्वारा जिलों और अधीनस्थ यानी जिले स्तर पे जो न्यायपालिका होती है, इनकी जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, इनका विकास करना होता है, और इसके लिए ये केंद्र प्रायोजित योजना है पूरी तरीके से। लेकिन इसमें जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य, वहाँ पे तो 90-10 का रेशियो होता है, यानी 90% जो है कि खर्चा सेंटर उठाएगा और 10% जो है कि खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी 100%। लेकिन शेष राज्यों में क्या होगा कि 60% तो सेंटर इसका खर्चा उठाएगी, और बाकी 40% आपका स्टेट वहाँ पे खर्चा उठाएगा। जो बुनियादी सुविधाएं होंगी, जैसे बैठने के लिए बेंचें नहीं हैं, या जो है कि कोई पार्क नहीं है सार्वजनिक स्तर पे, बिजली कनेक्शंस वगैरह नहीं है, पानी पीने के लिए टैप वाटर नहीं है, बाथरूम्स क्लीनिंग नहीं है, स्टाफ की कमी है। तो इस तरीके की चीज़ों को जो डेवलप किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आप अपने यहाँ कभी गए होंगे तहसील में, कचहरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ जाके आप देखेंगे कि बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। वहाँ पे कहीं पानी पीने को नहीं मिलता, पार्किंग सुविधाएं नहीं होती, लॉन्ज नहीं होते हैं, लाउंज होते हैं, बैठने का सिस्टम नहीं होता, वेटिंग रूम नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है, जिससे वहाँ जो व्यक्ति होते हैं, जनता होती है, पब्लिक होती है, उन्हें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं कि हम बैठे कहाँ। हर जगह तो वकीलों का कब्जा होता है, वो अपने अपने छोटे छोटे चैम्बर्स, अपनी छोटी छोटी बेंचें लगा के बैठे होते हैं, और वहाँ किसी को फिर बैठने नहीं देते हैं। अगर आप वहाँ बैठोगे तो आपका मुकदमा पूछने लगेंगे कि क्या बात है, क्या नहीं है, हमें दे दो मुकदमा। बहुत सारी बातें होती हैं। इसीलिए सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये एक बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो कि 1993-94 यानी 1993-94 से जिले और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के नामक एक पहल चलाई गई है, और जिसके तहत आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब जैसे इसमें मुख्य रूप से क्या क्या काम किया जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बता ही दिया। सैनिटरी रूम हो गया, आपका बाथरूम हो गया, सिटिंग एरिया हो गया, वेटिंग रूम हो गया। वहीं यहाँ लिखा है न्यायिक अधिकारियों और जिला न्यायाधीशों आदि के लिए कोर्ट हॉल, आवासीय इकाइयों का निर्माण, यानी उनके रहने के लिए मकान, उनका डिसीजन सुनाने के लिए कोर्ट के हॉल होने चाहिए, राज्य सरकार और संघ सरकार की केंद्रीय सहायता से डेवलप किए जाएंगे, जिसका रेशियो 90:10 होगा, फिर 100% है, और 60:40। ये तीनों ही अलग अलग रेशियो है जो मैंने आपको बताए। और अब हमारा एक आखिरी टॉपिक है लास्ट, पंचायत विकास सूचकांक। क्या है इसके बारे में कि ये पीडीआई एक इंडेक्स है जो कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत क्या होता है कि पंचायतों की प्रगति की निगरानी और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक मैट्रिक्स प्रदान करता है। क्या करता है ये?
तो इसके लिए स्कोर के आधार पे पंचायतों को क्या किया जाएगा, रैंकिंग प्रदान की जाएगी और उन्हें 4 श्रेणियां दी गई हैं, जैसे ए, बी, सी, डी। तो ए का क्या होगा, जिसको 75 to 90% अगर रैंकिंग मिलेगी तो वो ए श्रेणी में आएगा, और जिसको 60 to 75 मिलेगी तो उसको बी रैंकिंग मिलेगी, और जिसको 40 to 60 रहेगा उसको सी रैंकिंग दी जाएगी, और जिसका 40% से भी कम रहेगा उसको डी रैंकिंग दी जाएगी। तो ये 4 प्रकार की रैंकिंग है जो कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो ये कुल मिला के अल्टीमेटली पंचायतों की प्रगति और निगरानी पे ध्यान देता है और उनका मूल्यांकन करता है। तो ये एक अच्छी पहल है जो है कि, तो ये तो था आज की क्लास के बारे में। और साथ ही साथ अब हम लोग कल पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने पीडीएफ डाल दी है, लेकिन जो दूसरी पीडीएफ में डालूंगा जब ये पूरी की पूरी करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद जिसमें मैंने हाईलाइट कर रखे होंगे, पॉइंट्स को मार्क कर रखे होंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसी को केवल हमें पढ़ना है। दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी प्यार भरी, कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हिंदी मीडियम के लिए जो करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम्स हो रही है यूट्यूब पे विजन आईएएस के लिए, वो जो है कि सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सके और बेहतर कंटेंट तक लोग पहुँच सकें और उनकी भी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।